Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about Heisenberg uncertainty principle and some of the numerical related to the Heisenberg uncertainty principle and dual behavior of matter. Now our next topic is quantum mechanical model. जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप करने को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ दो डेवलपमेंट्स थे। कौन कौन से थे वो? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो अब यहाँ पे भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एस्टेब्लिश करने, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो मॉडल जो है वो बेस्ड है या क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है किस पे? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर ने जो यूज़ की थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ की थी। बोहर के जो मॉडल में बोहर ने यूज़ किया था क्लासिकल मैकेनिक्स को, जिसमें उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था। इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था और उसके मोमेंटम, उसकी एनर्जी, उसकी ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की रेडियस में वो घूम रहा है, उसकी रेडियस वगैरह को उन्होंने फाइंड किया था। क्योंकि बोहर ने केवल क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई किया था, बोहर ने इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर को नहीं माना था, इसलिए बोहर का मॉडल पूरी तरह से सही नहीं था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल, जिसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर को मानेंगे, यानी उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके हम एक न्यू मैकेनिक्स को जनरेट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। उसका नाम था क्या? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किसने की थी? हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने। किसने डेवलप की थी? हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने। और श्रोडिंगर ने क्या की थी? इसकी फंडामेंटल इक्वेशन दी थी किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स की। द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। वो इक्वेशन क्या थी? एच कैप साई इक्वल्स टू ई साई। एच कैप साई इक्वल्स टू ई साई। एच क्या है यहाँ पे? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच क्या है यहाँ पे? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हालांकि ये जो फॉर्म है ये क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक, कह सकते हैं हम, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग फॉर्म होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में आप उनको पढ़ेंगे। जिसमें इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। साई यहाँ पे क्या करता है? वेव नेचर को बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को। साई क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के लिए बताता है। और साई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वेव का, यानी साई जो है वो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वेव का जो वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? साई, PSI। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हम इसको, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमें सोल्व करना है तो उसके लिए हमें हायर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यानी आपके सिलेबस में केवल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके केवल कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इसका सॉल्यूशन ये कैसे आए हैं, ये सब चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह एक मैथमेटिकल टर्म्स है, मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल इसका क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बस आपको क्या मेन पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखने हैं कि जो साई है, साई क्या है यहाँ पे? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या हम कह सकते हैं जो वेव फंक्शन का मतलब क्या कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, वैसे तो इतनी सिंपल नहीं होती, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम वेव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव मानते हैं, तो इसका जो ये वेव फंक्शन है वो क्या होता है? इसके जो एक नॉर्मल वेव के लिए एम्पलीट्यूड का काम करता है, जो एक नॉर्मल वेव के लिए एम्पलीट्यूड होता है वो उसी के जैसा होता है क्या? वेव फंक्शन। और जो साई स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर में क्या देता है? प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं? एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, हर एक पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ हर एक पॉइंट के लिए हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं, और उस पॉइंट के लिए पाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू से हमें क्या मिलता है? उस स्पेस में या उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी का हमें पता चलता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की निकालना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हम केवल क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, नॉट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं। कुछ फीचर जो हैं इसके जो बोहर मॉडल्स के इससे मिलते जुलते ही हैं, जैसे द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज। बोहर मॉडल में भी ये था कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज होती है, और यहाँ पे भी यही है। जो हमने सॉल्यूशन करके देखा इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी के लिए, उनकी एनर्जी के लिए, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। नेक्स्ट, अलोड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्यूशन किए गए तो उसमें से जो अलोड सॉल्यूशन थे उनको वो हमें क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्योंकि जब हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया तो उससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी केवल कुछ कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा है, बाकी पॉइंट्स पे कम है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं कि कहीं भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ फिक्स एनर्जी लेवल्स में ही मिलेगा। ये भी सिमिलर है किसके, बोहर मॉडल के। नेक्स्ट, वी ओनली डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बाय सॉल्विंग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर साई स्क्वायर, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर साई स्क्वायर, यानी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को किसी भी पॉइंट पे साई स्क्वायर के लिए सोल्व करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। Students, in the next video we will discuss about the orbitals and quantum numbers.